बच्चों, आपके स्क्रीन पर आपके व्याकरण की बुक की ऊपरी पृष्ठ नज़र आ रही है। बच्चों, इसके 2 कक्षाओं में मैंने आपको शब्द, पद एवं पदबद्ध के बारे में बताया था। सर्वप्रथम मैंने आपको शब्द विचार बताया था, उसके भेदों को बताया था, कारक बताया था। अब बच्चों, आज मैं आपको वाच्य बताऊंगी। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि उसके लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। इस आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में बच्चों कर्ता प्रधान होता है। प्रायः क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है, किंतु क्रिया के साथ ने हो तो क्रिया कर्म के अनुसार और कर्ता के साथ को हो तो दोनों अन्य पुरुष एक वचन होते हैं। यानी कि सदैव प्रधानता कर्ता यानी कार्य करने वाले की होती है। दूसरा है बच्चों कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, अर्थात दूसरे कर्म के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण होती है। कर्ता करण कारक से के द्वारा और क्रिया धातु जा से जुड़कर सहायक क्रिया बनती है। जैसे कंबल बांटे गए, बाट प्लस जा प्लस भूतकाल बहुवचन। उसी तरह से आपको सूचना दी जाती है, दे प्लस जा। ये आपको क्रमवाच्य समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिए हैं। बच्चों, तीसरा है भाववाच्य। जो क्रिया कर्ता या कर्म की अपेक्षा भाव प्रदान हो उसे भाववाच्य की क्रिया कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक और पुरुषवाचक होती है। जैसे उससे सोया जाता है, उससे सोया जाता है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया एक वचन है, जबकि कर्ता एक में एक वचन है तो दूसरे में बहुवचन है। यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग भी हो जाए तो क्रिया पुल्लिंग ही रहेगी, क्योंकि यह भाववाच्य की क्रिया है। आशा है बच्चों आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब मैं आपको क्रिया विशेषण बताती हूँ। जिस शब्दों में क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब मैं आपको सर्वप्रथम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताती हूँ। जो अव्यय क्रिया के होने के समय का बोध कराता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। काल का संबंध समय से होता है। जैसे वो 2 घंटे पढ़ रहा है या वो 2 घंटे से पढ़ता हुआ पाया गया है। यहाँ 2 घंटे कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, जो अव्यय क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम वहां पर खेलते हैं, यहाँ पर वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया के परिमाण का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह 5 किलोमीटर दौड़ता है। यहाँ दौड़ना क्रिया है परंतु 5 किलोमीटर परिमाणवाचक का उदाहरण है। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द में क्रिया के होने के रीति, विधि, ढंग या शैली का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है। राम दौड़ तो रहा है परंतु कैसे दौड़ रहा है? तेजी से दौड़ रहा है। तो यहाँ पर तेज जो है वो दौड़ने के ढंग का बोध कराता है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय, वो अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के का एक दूसरे के साथ संबंध का बोध कराता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के सामने, यहाँ के सामने जो है वो संबंध बोधक अव्यय। अब मैं आपको समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में बताती हूँ। जो अव्यय शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता है उसे समुच्चयवादक अव्यय कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यहाँ की जो है वो 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है। समानाधिकरण, जो 2 समान वाक्यों, उपवाक्यों और शब्दों को जोड़ता है। व्याधिकरण, जो प्रधान उपवाक्य के साथ अन्य उपवाक्यों को जोड़ते हैं। आइए अब मैं आपको समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में बताती हूँ। जैसे संयोजक, विभाजक, विरोधक, परिमाण बोधक। जैसे प्रेमचंद्र और जयशंकर हिंदी के समानांतर साहित्यकार थे, यानी कि ये संयोजक की बात है। आप जाओगे या मैं जाऊं, यहाँ पे विभाजक की बात हो रही है।
अब मैं आपको व्यधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में बताती हूँ, जो कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक के श्रेणी को विभाजित करता है। जैसे मैं उससे शादी में नहीं जा सका क्योंकि मुझे बुखार था, यानी कि यहाँ पे कारण बताया जा रहा है। अब मैं आपको व्याधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में बताती हूँ, जो आपको कारण के बारे में, संकेत के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में और उसके उद्देश्य के बारे में बताता है। मैं उसकी शादी में नहीं जा सका क्योंकि मुझे बुखार था, यहाँ पे कारण बताया गया है। यद्यपि उसने मेहनत की तथापि वो पास नहीं हुआ, यहाँ पे ये इस बात का संकेत है। आज 15 अगस्त है यानी स्वतंत्रता दिवस है, यहाँ पर स्वरूप बोधक है, उसे समझा दो ताकि पुनः वो ऐसा ना कर सके। आशा है बच्चों आपने व्याधिकरण समुच्चय बोधक को अच्छी तरह समझा होगा। अब मैं आपको विश्वव्याधि बोधक के बारे में बताती हूँ। हर्ष, शोक, राग, विराग, भय, ग्लानि आदि विश्वव्याधि बोधक होते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। बच्चों इसमें निपात भी आता है। निपात वो सहायक शब्द होते हैं जो किसी प्रमुख शब्द या पद के साथ प्रयुक्त होकर पद के अर्थ में विशेष अर्थ या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर राम ही पढ़ेगा, उसके साथ मैं खाऊंगा, यानी कि हाँ भी तक ये निपात कहलाते हैं। अब बच्चों मैं आपको पद विचार बताती हूँ। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। शब्द एक सार्थक इकाई होती है, इसके साथ परसक यानी कि कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है तो यह शब्द न कहकर पद कहलाता है। यह स्वतंत्र होता है और इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग ही किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह शब्द हो जाता है। आइए बच्चों अब मैं आपको पद परिचय बताती हूँ। वाक्य में प्रयुक्त दो पदों का व्याकरणिक दृष्टि से पहचान की स्थिति कराना ही पद परिचय कहलाता है। यह परिचय पद के भेद, लिंग, वचन, कारक के पहलुओं से परिचित कराता है। आइए बच्चों अब मैं इसके प्रकार आपको बताती हूँ। संज्ञा जिसमें भेद, लिंग, वचन, कारक होता है। सर्वनाम में भी भेद, लिंग, वचन, कारक और संबंध होता है। विशेषण में भी भेद, लिंग, वचन और उसकी अवस्था और साथ में विशेष्य होती है। क्रिया इसकी में भेद होते हैं। रचना और कर्म के आधार पर वाच्य, लिंग, वचन, पुरुष, काल और संबंध होता है। क्रिया विशेषण में भेद, विशेष और क्रिया होती है। संबंध बोधक में भेद तथा संबंधी पद होते हैं। समुच्चय बोधक में भेद तथा उन वाक्यों या पदों का उल्लेख होता है जिसमें ये दो शब्दों को जोड़ता है। विश्वव्याधि बोधक जिसमें पद का उल्लेख तथा उसे निकलने वाले भाव का परिचय होता है। बच्चों आपके सामने बहुत सारे उदाहरण के द्वारा पद को समझाया गया है। जैसे सुभाष सीधा साधा लड़का है, इसका पद परिचय है। सुभाष संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। उसी तरह से आपके पूरे पृष्ठ में इसके पूरे की पूरी परिचय आपको दी गई है, जिसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स को अपने कॉपी में उतारेंगे। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पद परिचय आपको पृष्ठ पर नजर आ रहा है, जिसमें कई तरह के उदाहरण के द्वारा आपको पद परिचय बताया गया है, जिसमें आप कुछ प्रमुख उदाहरणों को अपने कॉपी में लिखेंगे। जैसे वह किसे देखता है। बच्चे उपवन गए परंतु वहां कोई फूल न मिला। हम पिछले साल उसे मुंबई में मिले थे। बच्चों ये आपको आपके परीक्षा में आएगा, जिसमें आपको पद, संज्ञा, वचन, लिंग, कारक सभी के साथ इसके संबंधों को स्पष्ट करना पड़ेगा। ये उदाहरण इस बात का सबूत है कि आप अच्छी तरह से पद परिचय को समझ लें और इन उदाहरणों को ध्यान पूर्वक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ें और इन शब्दों के कौन से कारक है, ये संज्ञा है या ये सर्वनाम है, ये एक वचन है या बहुवचन है, इन सभी को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करें और उसके बाद समझते हुए इसे अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में उदाहरण के साथ उतार ले। बच्चों इस पृष्ठ में भी आपको पद परिचय के बाकी और उदाहरण है, जैसे मैंने अभी आपको समझाते हुए बताया था कि आप इसे उदाहरण के साथ ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए अपने कॉपी में उतारें। अब बच्चों मैं आपको पदबंध के बारे में बताती हूँ।
वाक्य पदों से बनते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। जब एक से अधिक पद एक ही व्याकरणिक इकाई में बंधे होते हैं, अर्थात एक से अधिक पदबंध का कार्य कर रहे हो, तो वह बंधी इकाई पदबंध कहलाती है। जैसे मेहनत का धनी ललित अपनी कार्य सफलता से करता है। या छोटे छपे शब्द मिलकर एक पदबंध की रचना करते हैं। अगर आपको कोई पदबंध की परिभाषा देने को बोले तो आप इस तरह से बता सकते हैं, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला धावक जीत गया, नदी बहती चली आ रही है। उपर्युक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द कई पदों के योग से बने हैं, लेकिन ये एक ही पद का काम कर रहे हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला धावक में 5 पद है, किंतु वे सब मिलकर एक ही संज्ञा या कर्ता का कार्य कर रहे हैं। बच्चों, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आशा है बच्चों आपने इसे ध्यान से सुना होगा। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको संज्ञा पदबंध के बारे में बताती हूँ। जब एक से अधिक शब्द मिलकर संज्ञा का काम करे तो वह शब्द समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। इस पदबंध में अंतिम या शीर्ष शब्द संज्ञा हो तो अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो जाते हैं। ये संज्ञा पदबंध कर्ता, कर्म, पूरक आदि के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे 4 ताकतवर पहलवान इस भारी वस्तु को उठा पाए, राम ने लंका के राजा रावण को मार दिया। इन सभी शब्दों में मोटे छपे शब्द संज्ञा पदबंध है। पहले वाक्य में संज्ञा पदबंध कर्ता कारक में है, दूसरे वाक्य में संज्ञा पदबंध कर्म कारक में है। बच्चों, संज्ञा पदबंध के अन्य उदाहरण हैं: बराबर के मकान में रहने वाला आदमी छत से गिरकर कूद पड़ा, उस युवक ने ठंड से ठिठुरते वृद्ध को कंबल दिया। आशा है बच्चों आपने संज्ञा पदबंध समझ लिया होगा। अब मैं आपको सर्वनाम पदबंध बताती हूँ। वाक्य में प्रयुक्त पदों का ऐसा समूह जो सर्वनाम इकाई का कार्य करता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे गरीबों पर दया करने वाला आप सदा सुखी रहे, सिंह की बाती गरजने वाले तुम आज चुप क्यों हो। उपयुक्त वाक्यों में जो वाक्यांश मोटे अक्षरों में लिखा गया है वो सर्वनाम पदबंध है। बच्चों, अब मैं आपको विशेषण पदबंध बताती हूँ। वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। विशेषण पदबंध में शब्द विशेषण होता है, अन्य पद उस विशेषण पर आश्रित होता है, उसको प्रमुख रूप से विशेषण कहते हैं। जैसे तेज चलने वाली गाड़ी प्रायः जल्दी पहुंचती है, उस घर में कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। विशेषण पदबंध वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम पहले आता है और इसके उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मेरे कानपुर वाले मित्र ने मुझे एक सचित्र और मोटी पुस्तक दी, मेरे मित्र बड़े नेक और ईमानदार हैं। आशा है बच्चों आपने विशेषण पदबंध को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब मैं आपको क्रिया पदबंध के बारे में बताती हूँ। एक से अधिक क्रिया पदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। इस पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं आती है। जैसे वह बाजार में से आया होगा, उसके अन्य उदाहरण हैं बालक खेल रहा है, मैं लिख सकता हूँ इत्यादि। बच्चों, आपको उदाहरण के द्वारा इसे समझाया गया है। आप इन उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद से आप उसे सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। इतने सारे उदाहरण देने का तात्पर्य ही ये है कि आप इसको बार बार ध्यान पूर्वक पॉज करके पढ़े, समझे और लिखे। आइए बच्चों, अब मैं आपको क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में बताती हूँ। जहाँ एक से अधिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करते हो वहाँ क्रिया विशेषण पद होता है। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है और शीर्ष स्थान पर होने के कारण क्रिया विशेषण कहलाता है। बाकी अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे मैंने राधा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, उसने सांप को पीट कर मार डाला। क्रिया विशेषण पदबंध के अन्य उदाहरण है
वह पहले से बहुत धीरे बोला। मित्र मंडली के साथ मोहन पार्क में बैठा है। बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इन उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, रोक करके पढ़ें, पॉज करके पढ़ें और उसके बाद इसे अपने कॉपी में उतारें। तभी जाकर आप इन पदबंधों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और आखिरी में बच्चों, मैं आपको पद और पदबंध के अंतर को बताती हूँ। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पद शब्दों के साथ कारक चिन्ह लग जाते हैं तो वो पद बन जाता है। जैसे लड़के ने, जब तक शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है, किंतु जब वो वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है और सार्थक व्यवस्थित पदों के सम्मुख वाक्य बनाते हैं। बच्चों, पदबंध वाक्य का एक अंश होता है, वो पदों की तरह वाक्य में प्रयुक्त होता है जो किसी एक व्याकरणिक कोटि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आशा है बच्चों आपने पद और पदबंध में अंतर को समझ लिया होगा। आप इसे एक बार, दो बार ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद ही इसे अपने कॉपी में उतारेंगे, क्योंकि पद और पदबंध में अंतर आपकी परीक्षा में भी पूछी जाती है। आगामी क्लास में बच्चों मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखने को दूंगी और कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखवाऊंगी।